So we are starting with March 23 पेपर 2। सबसे लेटेस्ट पेपर है तो इसकी डेटा रिस्पॉन्स है। इन्फ्लेशन की हम काफी कर चुके हैं, जिम्बाब्वे हमने वाली करी थी और एक और भी हमने करी थी रिसेंटली। तो ये वही उसी कैटेगरी की लग रही है ये। तो इन्फ्लेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, सही है, यूएस में इन्फ्लेशन की बात कर रहा है। अच्छा, अब जब इन्फ्लेशन की डेटा रिस्पॉन्स आती है ना, तो वो अब क्या क्या टेस्ट करता है उसमें जरा देख लेते हैं। पहले टेस्ट क्या क्या हो सकता है। इन्फ्लेशन मतलब एक बहुत बड़ा एरिया है सिलेबस का। तो उसमें ये क्या क्या टेस्ट कर सकता है। अब जब हम इन्फ्लेशन के टॉपिक की बात करते हैं ना, तो इन्फ्लेशन के टॉपिक में वो सबसे पहले तो आपसे टेस्ट कर सकता है कि इन्फ्लेशन के अफेक्ट्स बता दो। अच्छा, अब अफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन पॉजिटिव भी होते हैं, अफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन नेगेटिव भी होते हैं। अच्छा, फिर जब इन्फ्लेशन की डेटा रिस्पॉन्स आती है तो फिर वो कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन पे भी हो सकती है। कॉजेज क्या होते हैं? डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, मॉनेटरी। अच्छा, मॉनेटरी डिमांड पुल के अंदर ही आता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है? जब एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन आए। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होती है? जब शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, उसकी वजह से आती है, ड्यू टू एन इंक्रीज इन कॉस्ट। मॉनेटरी इन्फ्लेशन क्या होती है? जो मनी सप्लाई के बढ़ने से आती है। अच्छा, उसके अलावा जब इन्फ्लेशन की डेटा रिस्पॉन्स आएगी तो उसकी पॉलिसीज भी यहाँ पर आ सकती हैं। अच्छा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसीज होती हैं वो हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन के लिए होती हैं, ठीक है। लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन, प्राइस स्टेबिलिटी, 2 से 3% की इन्फ्लेशन, उसके लिए पॉलिसीज नहीं होती। वो तो हर इकोनॉमी चाहती है कि हो। पर पर पॉलिसीज की जब मैं आपसे बात करता हूं तो इन्फ्लेशन के लिए जो पॉलिसीज होती हैं वो कॉन्ट्रैक्शनरी होती हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसीज जो कि डिमांड साइड होती हैं। और फिर सप्लाई साइड पॉलिसीज भी होती हैं जो कि एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाने के लिए होती हैं, ठीक है। और लास्ट में जो इन्फ्लेशन का आ सकता है वो कैलकुलेशन आ सकता है। अच्छा, कैलकुलेशन मैंने आपको पहले भी बोला है, ज्यादा से ज्यादा जो इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन आती है ना, वो सालों के कंपैरिजन आते हैं। कंपैरिजन का मतलब न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 सालों का सीपीआई देगा, कंपेयर करेंगे, इन्फ्लेशन का रेट निकाल लेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन है, डिसइन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, या क्या है। सही है। तो ये चीजें आती हैं, इससे ज्यादा वो टेस्ट नहीं करता इन्फ्लेशन की डेटा रिस्पॉन्स में। और हम ये देख भी लेंगे, पता भी चल जाएगा यहाँ पे। हमने काफी देख लिया डेटा रिस्पॉन्स, ये पहली नहीं कर रहे हम। अच्छा, अब इसमें क्या लिखा हुआ है सबसे पहले अब देखो, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगेन मैंने बोला था 2 तरह की डेटा रिस्पॉन्स होती है। एक वो होती है जिसमें इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है, एक वो होती है जिसमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अब ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड वाली है, इसमें अच्छा खासा डेटा है। अच्छा, अब देखो, प्राइसेज आर राइजिंग मच फास्टर देन एक्सपेक्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड इकोनॉमीज। तो कह रहा है कि प्राइसेस जो हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं, सही है, इंक्लूडिंग द यूएस। As the US economy has grown, the prices of goods and services have substantially increased. तो सब्सटेंशियली जो है ना वो प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं यूएस इकोनॉमी में, क्योंकि यूएस इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अच्छा, ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का एक कॉन्सिक्वेंस होता है, दैट इज इन्फ्लेशन। अगर आपको याद हो, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्राइस स्टेबिलिटी का कॉन्फ्लिक्ट होता है। जब एक इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ता है ड्यू टू एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, तो उस इकोनॉमी में महंगाई आती है, सही है। ये आगे प्रूफ कर रहा है। The US economy is forecast to grow by 7.4% in 2021। अगर मैं कहता हूं कि एक मुल्क 7.4% से ग्रो होने की फोरकास्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि उस मुल्क का जीडीपी 7.4% से बढ़ेगा। उस मुल्क का जीडीपी 7.4% से बढ़ेगा, फोरकास्ट। अब जैसे पाकिस्तान की फोरकास्ट क्या है अभी? 0.4%। इंडिया की क्या है? 7% फोरकास्टेड आने वाले टाइम, इस साल की, सही है। तो अब यूएस इकोनॉमी की 2021 में कितनी थी? 7.4। with consumer spending rising by over 10% per year, but this boom has been accompanied by a rapid rise in the inflation rate। Obviously, अगर मैं कहता हूं कि एक इकोनॉमी में सी बढ़ रहा है, सही है, अगर एक इकोनॉमी में सी बढ़ रहा है तो आपको एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन याद होनी चाहिए। एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन क्या है? एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन होती है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो अगर सी बढ़ रहा है तो एडी बढ़ेगा। तो जब एक इकोनॉमी में सी बढ़ रहा है तो इसका मतलब एडी बढ़ रहा है। एडी बढ़ रहा है तो इस इकोनॉमी में शॉर्टेज हो रही है, और शॉर्टेज हो रही है तो ऑब्वियसली प्राइस लेवल क्या होगी? बढ़ेगी। और कितने से बढ़ेगी? ये डिपेंड करता है शॉर्टेज कितनी हो रही है। शॉर्टेज कितनी हो रही का मतलब क्या है? कि एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से महंगाई आती है या नहीं आती, किस पे डिपेंड करता है? इकोनॉमी की स्पेयर कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, डिफ्लेशनरी गैप पे डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है, सही है। अब अगर ये कह रहा है कि इकोनॉमी में कंजम्पशन के बढ़ने से रैपिड इंक्रीज आ रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ यूएस में अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कम है?
यूएस में डिफ्लेशनरी गैप कम है, तो इसने हिंट दी है ना कि कंजम्पशन बढ़ने से अगर रैपिड इन्फ्लेशन आ रही है तो दिस मींस दैट कि यूएस में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम है, तभी एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से एकदम से प्राइस बढ़ रही है, क्योंकि हम उस डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे, शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो रही है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे अगर हम आए तो द यूएस इन्फ्लेशन रेट वाज 1.7%, प्राइस स्टेबिलिटी के अंदर ही आ रहा है ये, 2 से 3% में तो मसला नहीं है। By the end of that year it had been expected to be 1.9%, तो 1.9% भी बुरा नहीं है। But by June 2021 the rate was already 5.4%। अब कह रहा है कि जून 2021 में रेट 5.4% था कंपेयर्ड विद 12 मंथ्स बिफोर। इसका मतलब अब महंगाई जो है ना वो प्राइस स्टेबिलिटी से बाहर निकल गई है और अब तेजी से प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो रही है। अब इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, सही है। दिस इज द हाईएस्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द यूएस सिंस अगस्त 2008। अब इस 5.4% को अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करें तो इस टाइम पे पाकिस्तान में 41% या 45% इन्फ्लेशन चल रही है। आप खुद सोचो, 5.4% उनका हाईएस्ट है सिंस 2008, और हमारे मुल्क में भी आप देखो कितनी इन्फ्लेशन चल रही है, तो कंपेयर करो जरा क्या हाल है हमारे मुल्क का। तो 5.4% जो है वो यूएस में अभी आ रही है और उनको टेंशन होना शुरू हो गई है, सही है। अच्छा, अब इसने मुझे यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर है एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यहाँ पर है ईयर्स। तो डेटा अगर आप, अच्छा अगर आप इसको देखो ना लाइन को, तो अगर हम जनरली थोड़े यहाँ पर इसको बनाए ना, तो अगर आप नोटिस करो ये, अच्छा एक मैं आपको रीडिंग करना सिखा रहा हूँ, मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर आपसे कमेंट पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि ये क्या हो रहा है, तो क्या जवाब होगा इसका? 1 मार्क का सवाल है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जुलाई से लेके फेब तक मुझे बताओ क्या हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? बढ़ रहा है, गिर रहा है, क्या हो रहा है? फ्लक्चुएशन, अगर फ्लक्चुएशन है तो कौन सी फ्लक्चुएशन है? खाली एक कॉमेंट देना है कि भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये। स्टेबल, देखो ये एक अच्छा आंसर है, रिलेटिवली स्टेबल, ये एक अच्छा आंसर है, रिलेटिवली स्टेबल। अच्छा कुछ बोल रहे हैं स्लोली अपवर्ड जा रहा है, ठीक है बिल्कुल सही है। अच्छा कुछ कह रहे हैं माइनर फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, ये भी सही है। अच्छा कुछ ने डायरेक्ट फिगर ही बता दिए, ऊपर से आया है वो, तो फिगर भी बता सकते हैं, मसला नहीं है। अच्छा एक और चीज, डेटा में फिगर बताना जरूरी नहीं है कि 1% से 1.5 पे आया, 1.7 पे आया, जरूरी नहीं है, जनरल कमेंट से भी काम हो जाता है, सही है। तो जनरल कमेंट अगर मैं ऐसे सिचुएशन में दूंगा ना, तो या तो माइनर फ्लक्चुएशंस बोलूंगा, नहीं ये नहीं पूछ रहा, मैं बोल रहा हूँ ट्रेंड क्या है, मैं ये नहीं पूछ रहा कौन सी महंगाई है, ये मैं ट्रेंड पूछ रहा हूँ। तो ट्रेंड क्या है? ये स्लोली अपवर्ड जा रहा है, रिलेटिवली स्टेबल है, माइनर फ्लक्चुएशंस आ रही है महंगाई में, 1% से 1.4% के बीच में चल रहा है। अगर मैं पूछूं कि अब यहाँ से लेके यहाँ क्या हो रहा है, तो क्या जवाब होगा इस वाले डेटा में क्या हो रहा है? देखो एक सेगमेंट ये वाला है, एक सेगमेंट ये वाला है। अब ये ऊपर वाला जो सेगमेंट है इसका क्या मतलब है? इसको इस पे क्या लिखोगे आप पेपर में? अगेन मैं कह रहा हूं मुझे टाइप ऑफ इन्फ्लेशन नहीं चाहिए, मुझे बताओ कि किस तरह रीड करोगे इसको, क्या बोलोगे? ये बढ़ने को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? क्या हो रहा है? अपवर्ड तो जा रहा है, पर क्या मतलब बहुत तेजी से नहीं जा रहा? बहुत तेजी से नहीं जा रहा? आप बोलोगे रैपिडली जो है ना वो अपवर्ड जा रहा है, रैपिडली अपवर्ड जा रहा है, बिल्कुल। फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है ये, आप बोलो रैपिडली अपवर्ड जा रहा है, देखो ऊपर ही जा रहा है ना, फ्लक्चुएशन क्या हो रही है? क्या नीचे आ रहा है? नीचे तो नहीं आ रहा, बस ये ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है ये, सही है। नीचे तो कहीं भी नहीं आ रहा, फ्लक्चुएट कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ ऊपर जा रहा है, समझ आया? तो देखो रीड करना, आप देखो ये फ्लक्चुएशंस होती हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये फ्लक्चुएशन थोड़ी है, तो ऊपर ही जा रहा है, इसमें क्या फ्लक्चुएशन हो रही है? फ्लक्चुएशन का मतलब होता है जब ऊपर जाके नीचे आओ, नीचे जाके ऊपर आओ, यहाँ पर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, सही। तो ये फ्लक्चुएशन नहीं है, फर्क पता होना चाहिए आपको। अब वो सवाल में अगर जो आता है तो फिर हम देख लेंगे, पर अब आएगा, जाहिर है ये बना के तो ऐसे तो नहीं देगा। अच्छा फिर, अच्छा अब जरा इसका हम देखें आगे, 2 पैराग्राफ और भी दिए हुए हैं, लंबी केस स्टडी है काफी। राइजिंग इन्फ्लेशन इन द यूएस हैज टू मेन कॉजेस, देखो कॉज ऑफ इन्फ्लेशन पे आ गया, कैलकुलेशन भी ऊपर टच कर ली, अब कॉजेस टच कर रहा है। तो कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, तो राइजिंग इन्फ्लेशन इन द यूएस हैज टू मेन कॉजेस, और टू मेन कॉजेस कौन से होते हैं? या तो एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से महंगाई आती है, या तो शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई के गिरने से आती है। एडी के बढ़ने से डिमांड पुल होता है। देखो इन दी एंड अगर आपको मैं बताऊं, तो इकोनॉमी में जब महंगाई आती है, इकोनॉमी में जब प्राइस लेवल बढ़ता है, तो उसका होल एंड सोल रीजन तो शॉर्टेज ही होता है ना। अब शॉर्टेज की 2 वजह है, या तो एडी बढ़ती है या तो सप्लाई कम होती है, खत्म, सही है। So rising inflation in the US has two main causes. The first cause is a substantial increase
इन द डिमांड फॉर कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ऑब्वियसली सी बढ़ रहा है, सी के बढ़ने से एडी बढ़ रहा है, तो एडी के बढ़ने से महंगाई आ रही है, खत्म। The economy has also been boosted by the US government's economic stimulus package। अच्छा, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। स्टिमुलेट करने का मतलब होता है इंक्रीज करना। तो ये स्टिमुलस पैकेज इन रिस्पॉन्स टू द डाउनटर्न कॉज्ड बाय कोविड-19 पेंडेमिक। अच्छा, यूएस की गवर्नमेंट काफी मशहूर हुई थी इसमें, गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली लोगों को पैसे बांटे थे, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ाई थी। तो स्टिमुलस पैकेज क्या होता है? जब एक इकोनॉमी को आपको ऊपर लेके जाना होता है। So in 2020 and 2021, the US government spent an additional $6 trillion, leading to a budget deficit। अच्छा, budget deficit क्या होता है? Budget deficit होता है when government की spending is more than the tax revenue। When you are spending more and receiving less, revenue कम है, spending ज़्यादा है। 12.7% of the domestic gross domestic product, ये बहुत बड़ा एक होता है, GDP का 12.7% deficit है हमारा। One of the largest budget deficit in the world, देखो लिखा हुआ भी है, one of the largest budget deficit in the world। ठीक है, तो इसका मतलब स्टिमुलस पैकेज था क्या? स्टिमुलस पैकेज ये था कि $6 ट्रिलियन से गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हमने बढ़ाई, क्योंकि हमें इकोनॉमी को रिकवर करना था, बस। ठीक है, तो ये पहला कॉज था जिससे एडी बढ़ रहा है। इन दी एंड गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से भी एडी ही बढ़ना है ना, तो एग्रीगेट डिमांड। तो पहला कॉज वाज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अच्छा, दूसरा कॉज क्या है? द सेकंड कॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन इन द यूएस इज द सिग्निफिकेंट डिसरप्शन टू द सप्लाई ऑफ मैनी गुड्स एज अ रिजल्ट ऑफ द पेंडेमिक। A problem worsened by disruption to global shipping created by the temporary blocking of Suez Canal। अच्छा, ये आपने देखा ही होगा कि एक वो शिप ने ब्लॉक कर दिया था, छोटी सी पतली सी एक पानी की गली जा रही है, उस अटक गई थी बीच में। सही है, हॉरिजॉन्टल खड़ी हो गई थी बहुत दिनों तक, तो काफी बाकी गुजर नहीं पा रही थी वहां पे। सही है, एक तो उसके अंदर भी इतना माल पड़ा हुआ था, और उसकी वजह से जब वो ब्लॉक हुई, पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया, पीछे जितना भी माल आ रहा था वो सब गुजर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वही एक पतली सी जगह है गुजरने के लिए। सही है, तो वो काफी मशहूर केस हुआ था ये। There are now long-term supply shortages for a wide range of products from semiconductors to timber। Timber क्या होता है? लकड़ी होती है, semiconductor सबको पता होगा। The cost of shipping goods has also become more expensive। For example, the cost of shipping goods from China to the US has tripled over 12 months। So basically, in the end, इस पूरे पैराग्राफ से समझ क्या आ रहा है? इस पूरे पैराग्राफ से मुझे ये समझ आ रहा है कि भाई कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट के बढ़ने से शॉर्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई कम हो रहा है, जिसकी वजह से सीधा सीधा मुल्क में प्राइस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि शॉर्टेज होगा। तो पहला एग्रीगेट डिमांड का बढ़ना है, दूसरा। अच्छा, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट होता है ड्यू टू चेंजेस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, जिसकी वजह से एसआरएएस आपका कम हो रहा है। यहाँ पर आपकी कंजम्पशन बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड आपका जो है वो बढ़ रहा है। तो ये दो कॉजेज हैं आपकी महंगाई के। इस पेज पर अगर कोई मसला है तो पूछ लो, फिर बाकी जो क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम देखेंगे। पर यहाँ तक क्लियर है कहानी? बिल्कुल ऐसा ही है। तो इन दी एंड अगर घुमा फिरा के हम बात करें, लास्ट पैराग्राफ में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात कर रहा है ना, और कुछ तो, और कुछ उसने कोई खास इन्फॉर्मेशन मुझे दी नहीं है जिससे मैं अपना आंसर कर सकूं। सही है, अच्छा फिर। अच्छा, एक लास्ट पैराग्राफ भी है, ज्यादा ही लिखा हुआ है कुछ। सस्टेन्ड इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन कुड हैव अ नंबर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो पॉजिटिव भी होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो नेगेटिव भी होते हैं। राइजिंग इन्फ्लेशन could lead to a tightening of monetary policy such as through an increase in the interest rate। अच्छा, tightening monetary policy का मतलब क्या होता है? टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शनरी। देखो, पॉलिसी को भी टच कर लिया, बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया था, इन्फ्लेशन की जब बात आती है ना, तो फिर सभी टच करता है वो। सही है। This is important in the US given that the government is targeting an annual inflation rate of 2%। Obviously हर इकोनॉमी का, हर गवर्नमेंट के इन्फ्लेशन टारगेट्स होते हैं, इसी तरीके से यूएस का 2% है। और अगर 2% का टारगेट है तुम्हारा, और तुम्हारे मुल्क में 5.4% की इन्फ्लेशन हो जाए, तो तुम जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्शनली पॉलिसीज लगा के इसको 2% पे लेके आओगे। Some economists believe that the interest rate in the US may need to rise from 0.25% to as high as 4.5% to cool the economy and reduce the rate of inflation, and that this is likely to happen sooner rather than later। इस पॉइंट पे अगर मैं पाकिस्तान से वापस इसको कंपेयर करूं, तो हमारे मुल्क में अभी 21% है, 21% इंटरेस्ट रेट है। तो आप कंपेयर करो, सिचुएशन ये है। सही है, तो 0.25 से 4.5 बढ़ाने में इतना बड़ा ये लोग वो देख रहे हैं। अब क्यों ऐसा हो रहा है भाई? ऑब्वियसली जब आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओगे तो इसके बहुत इफेक्ट्स हैं। क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं भाई?
इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो रिटर्न ऑन सेविंग बढ़ता है, तो सेव ज्यादा करोगे, स्पेंड कम करोगे, कंजम्पशन कम होगी, एडी कम हो जाएगा, कंट्रोल हो गया मामला। इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी, तो बोरो कम करोगे, बोरो कम करोगे तो इन्वेस्ट कम करोगे, इन्वेस्ट कम करोगे तो एडी कम होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी होता है, रिटर्न ऑन सेविंग भी होता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो एक्सचेंज रेट भी तो बढ़ेगा, एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो करेंसी क्या होती है, एप्रिशिएट होती है, करेंसी एप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्ट की प्राइस क्या होती है, बढ़ जाती है, तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम हो जाएगा, एडी कम हो जाएगा। उसके अलावा जब करेंसी एप्रिशिएट होती है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका क्या हो जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका क्या हो जाता है, डेफिसिट हो जाता है, इफ डिमांड फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इज इलास्टिक। और जब एक्स माइनस एम, नेट एक्सपोर्ट्स जब आपके नेगेटिव होते हैं तो आपका एडी फॉल होता है। तो इन दी एंड इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने से ऑब्वियसली इकोनॉमी आपकी कूल डाउन होगी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है और ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी। तो इस चीज को आप समझ लेना, डिमांड साइड पॉलिसी है ये कॉस्ट पुश को इतना नहीं करती, हाँ कुछ हद तक मैं बोलूंगा कर लेगी, क्योंकि जब करेंसी अप्रिशिएट होती है तो इंपोर्ट की प्राइस कम होती है, तो जब करेंसी के बढ़ने से इंपोर्ट सस्ता होगा तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन शायद कंट्रोल हो जाए। अगर मैं कोई रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करता हूं तो वो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सस्ता हो जाएगा। पर इन दी एंड अगर आपको मैं बता दूं तो मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी का काम एग्रीगेट डिमांड को मैनेज करना होता है, ना कि एग्रीगेट सप्लाई। इनडायरेक्ट इफेक्ट उनके आ जाते हैं एग्रीगेट सप्लाई पे, पर मेजर नीयत उनकी क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड को मैनेज करने की। अगर मैं अब क्वेश्चंस की यहाँ पर आपसे बात करता हूँ तो एक एक करके देख लेते हैं, मुझे तो काफी आसान लगी है डेटा रिस्पॉन्स, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। क्वेश्चन जरा आप पहले देखो, पहला यूजिंग फिगर 1.1, जो देखो पीछे फिगर दी हुई थी, कंपेयर द यूएस इन्फ्लेशन रेट बिटवीन जुलाई एंड दिसंबर। अच्छा पहला केस क्या बोला है, जुलाई एंड दिसंबर, विद दैट बिटवीन जनवरी एंड जून। अच्छा कंपेयर करना है। अब कंपैरिजन में वर्डिंग थोड़ी अलग यूज होती है, वर्डिंग का खास ख्याल रखना, 2 मार्क का सवाल है, कितने का है, 2 मार्क का। तो जुलाई एंड दिसंबर, जनवरी एंड जून। अच्छा जुलाई दिसंबर पहले मार्क कर लेते हैं जरा, जुलाई और दिसंबर। तो जुलाई एंड दिसंबर ना, तो हाईलाइट कर लेते हैं, काम करते हैं हाईलाइट कर लेते हैं। तो जुलाई एंड दिसंबर, तो ये आपका आ गया, आपने इसको बीच में से ब्रेक कर दिया। तो ये एक सेगमेंट आपका टेस्ट करना है आपको, जुलाई और दिसंबर का, और फिर दूसरा क्या है, दिसंबर और दूसरा जनवरी एंड जून है। अच्छा जनवरी एंड जून, अच्छा फिर जनवरी एंड जून का कह रहा है। अगला सेगमेंट आपका जो है ना वो इसके बाद का है, मैं हाईलाइट ही कर लेता हूँ खाली उसको, अजीब सा हो जाएगा। तो हमने पहले ही इसको वैसे डिस्कस कर लिया था, क्या लिखेंगे जुलाई एंड दिसंबर में क्या हो रहा है, पहले तो ये बता दो मुझे, जुलाई एंड दिसंबर में क्या हो रहा है। जुलाई एंड दिसंबर में हमने क्या क्या बोला था, हम क्या क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे स्लोली अपवर्ड, और क्या लिख सकते हैं, स्लोली अपवर्ड, और फ्लक्चुएशंस, क्या ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही है, माइनर फ्लक्चुएशंस, तो क्या बोलोगे, माइनर फ्लक्चुएशंस। और क्या लिखेंगे, और क्या लिख सकते हैं, लो एंड स्टेडी रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अगेन इन्फ्लेशन नहीं बताना, ट्रेंड देख के बताना है हो क्या रहा है। तो स्लोली अपवर्ड है, माइनर फ्लक्चुएशंस है, और क्या बोल सकते हैं, रिलेटिवली स्टेबल। सही है, और कुछ वर्ड यूज हो सकता है यहाँ पे। अच्छा वो बता दो, ठीक है बता सकते हो, तो वन से किधर आया है, 1.4, तो आप ये भी लिख सकते हो कि भाई 1% से 1.4%। सही है। अच्छा बाकी उसमें क्या हो रहा है बताओ, दूसरा वाला जो हिस्सा है उसमें क्या लिखोगे। बिल्कुल, अब देखो कंपैरिजन वाले वर्ड, अच्छा कंपैरिजन वाले वर्ड कैसे यूज होते हैं, कंपैरिजन वाले वर्ड कैसे यूज करूंगा, आप बोलो प्राइजेज आर मोर रैपिडली इंक्रीजिंग एज कंपेयर टू द प्रीवियस वो मंथ्स। सही है, रिलेटिव का वर्ड आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल सही है। तो आप बोलो द ट्रेंड हैज बीन मोर रैपिडली अपवर्ड। कंपैरिजन वाले वर्ड, अच्छा अगर कंपैरिजन वाले वर्ड यूज नहीं करोगे मार्क काट देगा, हाँ भाई, क्योंकि बोला है कंपेयर। अगर आपने जनरली लिख दिया ना कि भाई इसमें ये हो रहा है, नहीं मिलेंगे मार्क्स। कंपेयर दूसरा मार्क कंपैरिजन का है, कंपैरिजन नहीं करा नहीं मिलेंगे। 2 पीरियड्स को कंपेयर करना है, मंथ्स को नहीं करना है, ये देखो 2 पीरियड्स हैं इनको करना है बस। सही है, ये महीने का और ये, ठीक है। तो ये आपका मेरे ख्याल में कंपैरिजन मेरे हिसाब से आसान, बहुत हल्का सवाल था ये, तो 2 मार्क अगर इसमें नहीं है ना आपके बेटा तो मसला है फिर ये।
कंपेयर करना है, देखो वही बात है, कीवर्ड्स पकड़ना बहुत मुश्किल है, और ये डेटा रिस्पॉन्स अगर हम देखें तो आसान है। ये देखो कीवर्ड यहाँ पर कंपेयर है। अच्छा फिर ये देखो कीवर्ड आइडेंटिफाई कर लिया करो और क्वेश्चन, अब देखो इसमें क्या बोला वैसे, यूजिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द यूएस गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज। अच्छा गवर्नमेंट का इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज क्या होता है? तो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज जो है ना वो बेसिकली एक एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होती है। सही है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इसमें स्पेंडिंग बढ़ा रही है ना अपनी, तो स्पेंडिंग का बढ़ाना फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। तो स्टिमुलेट एडी, एडी को बढ़ाने के लिए करती है, बिल्कुल एक्सीलेंट यार। तो स्टिमुलेट एडी, तो एडी को बढ़ाने के लिए करती है, सही है, बिल्कुल बहुत अच्छा वर्ड यूज किया भाई ये तो। और यही लिखेंगे। अच्छा फिर है क्या, फिर वो बताओ पैकेज क्या है। पैकेज क्या है कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा रही है बाय एन एडिशनल यूएस $6 ट्रिलियन। सही है, $6 ट्रिलियन इन 2020-2021। सही है, फिजिकल ईयर जो उनका है। क्लियर है? सोसाइटी वेलफेयर, अगेन माइक्रो के वर्ड्स ना यूज करो, मैक्रो के करो। पहले बताओ है क्या, होता क्या है ये, और फिर बताओ कि केस में क्या है ये। तो पहले बताया कि इसका काम क्या है, टू स्टिमुलेट एडी, इट इज एन एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। तो फिर बताया कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं बाय एन एडिशनल $6 ट्रिलियन इन 2020। तो ये स्टिमुलस पैकेज है। 2 मार्क का सवाल है, ज्यादा लंबी नहीं करनी, पर चीज बतानी है। सही चीज नहीं बताओगे मसला है। एक बिल्कुल लिंक करना जरूरी है केस से, क्योंकि ऑब्वियसली कोई स्टिमुलस पैकेज केस में बताया हुआ है ना, तो वही एग्जैक्ट बताओगे, और क्या अपनी तरफ से थोड़ी बताना है अलग। ठीक है। अच्छा अब इसका पार्ट सी देखो जरा। पार्ट सी में क्या कह रहा है ये, पढ़ो जरा पहले। कंसिडर द एक्सटेंट टू विच एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट could reduce the rate of inflation in the US. Keywords क्या हैं? Keywords. Consider the extent to which. क्या इस सवाल में AO3 वाली चीज करनी पड़ेगी? Yes or no? खाली इतना बता दो, एक्सटेंट किस हद तक, किस हद तक। देखो वर्ड्स पे ध्यान देना है, इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी, कंक्लूड करना पड़ेगा इस आंसर को, किस हद तक वो करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी की बुराई बताएंगे एक तरह से, इंटरेस्ट रेट को ये बढ़ा रहा है ना। अब अगर आप मुझे समराइज करें इस चीज को, पार्ट सी को, तो पार्ट सी पे भाई मेरे को एक बात बताओ, ये कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के किस हद तक महंगाई कम हो सकती है। तो पहले तो तुम बताओ इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से महंगाई कम कैसे होती है। अब जरा लंबी थोड़ी करनी पड़ेगी यहाँ पे। आप उसको बोलो कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ऊपर भी हमने बात कर ली थी उस बात की, सही है, ऊपर भी हमने इस चीज की बात कर ली थी। तो आप बोलो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ना, तो सबसे पहले तो आप उसको ये चीज बताओ कि रिटर्न ऑन सेविंग जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। अच्छा रिटर्न ऑन, जब सेविंग बढ़ती है तो तुम सेव ज्यादा करते हो, सेव ज्यादा करते हो तो फिर स्पेंड कम करते हो, स्पेंड कम करते हो तो कंज्यूम कम करते हो, कंज्यूम कम करते हो तो एडी कम करते हो, एडी कम करते हो तो महंगाई कंट्रोल हो जाती है। फिर दूसरा तुम ये बोलो कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो पहले के मुकाबले में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ती है तो पहले के मुकाबले में बोरो कम करते हो। जब बोरो कम करोगे तो कंज्यूम भी कम करोगे, इन्वेस्ट भी कम करोगे, उससे एडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? कोई मसला? बिल्कुल। फिर आप उसको ये भी बोलो कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो करेंसी बढ़ती है, करेंसी बढ़ने का मतलब ये हुआ कि आपकी करेंसी जो है ना वो एप्रिशिएट हो रही है, सही है। जब करेंसी एप्रिशिएट होती है तो एप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ जाती है और इंपोर्ट की प्राइस जो है वो कम हो जाती है। इंपोर्ट की प्राइस के कम होने से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि पहले के मुकाबले में इंपोर्ट जो है ना वो सस्ते हो जाते हैं, तो ये एक फायदा है। और दूसरा यहाँ पर आप उसको ये भी बोलो, यहाँ पर आप उसको ये भी बोलो कि एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ने से पॉसिबल चांसेस है एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम हो जाए, जिसकी वजह से अगेन डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि एडी कम हो जाएगा। सही है। आप ये भी कह सकते हो कि जब एक करेंसी एप्रिशिएट होती है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ना वो आपका डेफिसिट हो जाएगा, एक्स माइनस एम आपका नेगेटिव हो जाएगा, एक्स माइनस एम आपका नेगेटिव हो जाएगा अगर तो डिमांड इलास्टिक है। तो जब एक्स माइनस एम नेगेटिव होता है तो उससे भी तो एडी फॉल होता है, क्योंकि एडी का पार्ट होता है ना एक्स माइनस एम। अब कितना बताना है इस आंसर में, इस आंसर में आपको सब बताना है। ये वाली चीज भी बतानी है, ये वाली चीज भी बतानी है, और एटलीस्ट करेंसी वाली, तीनों को टच करना है, इसको भी टच करना है, इसको भी टच करना है, इसको भी टच करना है। क्यों? क्योंकि इस सवाल की अगर मैं
वर्डिंग की बात करूं तो इस सवाल में आंसर टू साइडेड नहीं है, फिर भी कंक्लूजन है। आंसर टू साइडेड क्या है इसमें? मुझे बताओ कि टू साइडेड आंसर बन रहा है यहाँ पे। देखो इवेल्युएशन तो करनी है, पर उसके ऊपर क्या टू साइडेड आंसर है? नहीं है ना, उसके ऊपर तो खाली मॉनेटरी पॉलिसी समझानी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी समझा दी कॉन्ट्रैक्शनरी। अब मुझे अब मुझे यहाँ पर एक बात बताओ, इवेल्युएशन क्या है? अब इवेल्युएशन मैक्सिमम 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 जब हम बात करते हैं ना कि डेटा रिस्पॉन्स की, तो डेटा रिस्पॉन्स में नॉर्मली जो कंक्लूजन के मार्क्स होते हैं और इवेल्युएशन के जो मार्क्स होते हैं ना, वो एक होता है। नॉर्मली एक होता है। 6 मार्क का सवाल है तो दो होते हैं, 4 मार्क का सवाल है तो एक होता है। अब 1 मार्क के लिए तुम्हें सिर्फ एक पॉइंट देना है, जिसमें तुम्हें बताना है कि यार कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर मॉनेटरी पॉलिसी काम नहीं करती। मुझे बताओ मॉनेटरी पॉलिसी कब काम नहीं करेगी, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना कब काम नहीं करेगा? अगर मैं यहाँ पर इवेल्युएटिव कमेंट की बात करता हूँ जो कि 1 मार्क का है, उसमें तुम मुझे बताओ कि ये कब काम नहीं करेगी पॉलिसी। क्या थी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की इवेल्युएशन? क्या थी डिसएडवांटेजेस? क्या थे याद है? देखो सबसे पहला बहुत अच्छा पॉइंट जो यहाँ पर मुझे आया ना, वो ये आया है कि भाई टाइम लैग। एकदम से तो कुछ भी नहीं होता। एकदम से तो कुछ भी नहीं होता, एक्सटेंड के हद तक टाइम लैग। अप्रोक्सीमेटली 18 मंथ्स लगते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को काम करने में, अप्रोक्स। फिर आप बोलो, हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और अभी भी लोगों का कॉन्फिडेंस हाई हो, क्योंकि लोग स्पेंडिंग तो अभी भी कर रहे हैं। क्या पता कॉन्फिडेंस अभी भी लोगों का हाई हो तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से कोई टेंशन ही ना हो, लोग डिस्करेज ही ना हो, अभी भी मस्त खर्चा करें। सही है, कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है भाई, कॉन्फिडेंस, बिजनेस कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, क्या पता दोनों अभी भी हाई हो। सही है। इंटरेस्ट इन इलास्टिक, यार एक्सीलेंट पॉइंट। इंटरेस्ट इन इलास्टिक, भाई क्या पता इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से ना कंजम्पशन इतनी गिरे ना इन्वेस्टमेंट इतनी गिरे। इंटरेस्ट इन इलास्टिक। सही है, इंटरेस्ट इन इलास्टिक। सही है। उसके अलावा यहाँ पर क्या कह सकते हैं आप, यहाँ पर बोलो। नहीं नहीं यार, वो अफेक्ट्स में आता है। अच्छा यहाँ पर एक और चीज अगर हम नोटिस करें, मॉनेटरी पॉलिसी ज्यादा कौन सी इन्फ्लेशन को कम करने में सक्सेसफुल होती है? मॉनेटरी पॉलिसी ज्यादा किस इन्फ्लेशन को कम करने में सक्सेसफुल होती है? डिमांड पुल को होती है ना। हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि भाई इन्फ्लेशन ज्यादा कौन सी है, ये भी तो बात है। अगर तो ज्यादा कॉस्ट पुश है, फिर क्या मॉनेटरी इतना काम करेगी? नहीं करेगी। आप बोलो डिपेंड करता है कि डिमांड पुल ज्यादा है कि कॉस्ट पुश ज्यादा है, ये भी एक पॉइंट होता है। डिमांड पुल का फोर्स ज्यादा है या कॉस्ट पुश का फोर्स ज्यादा है, ये भी तो एक पॉइंट हो सकता है। कोई एक पॉइंट बताना है इन सब में से, कोई एक पॉइंट, सारे नहीं बताने। तो ये मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। तो सी मेरे ख्याल में बड़ा आसान सवाल था। ठीक है, क्लियर है। कोई सवाल है तो पूछो। अच्छा इसका पार्ट डी पढ़ो। पार्ट डी में क्या कह रहा है? विद द हेल्प ऑफ एन एडीएएस डायग्राम। सही है। तो नहीं है ना दादा, ये इस टाइप का नहीं था, वही बात है, आप स्टेगनेंट नहीं हो सकते क्वेश्चंस पे कि भाई यही आएंगे। देखो कोई वैरायटी आती है फिर। विद द हेल्प ऑफ एन एडीएएस डायग्राम असेस, अब देखो असेस का वर्ड आ गया। इसका मतलब इस सवाल में भी देनी पड़ेगी वैल्यूएशन, इस सवाल में वैल्यूएशन देनी पड़ेगी। With the help of an ADAS diagram, assess whether the rising inflation rate in the US has been caused, causes of inflation की बात हो रही है, by the changes to the demand side or the changes to the supply side of the economy. तो demand pull inflation, cost push inflation दोनों केस में बताया हुआ था। With the help of an ADAS diagram, recommended यहाँ पर ये है कि बच्चा एक ही डायग्राम में दोनों दिखाए। एक ही डायग्राम में एडी बढ़ा के दिखाओ, एक ही डायग्राम में एग्रीगेट सप्लाई को कम करके दिखाओ। पर मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां पर बच्चे अलग अलग भी बनाते हैं तो एग्जामिनर मार्क्स दे देता है। जहां पर आप अलग अलग भी बना देते हो ना अगर, तो एग्जामिनर मार्क्स दे देता है, बट इट इज रिकमेंडेड कि आप एक ही डायग्राम में दोनों को दिखाओ। अब एक डायग्राम में दोनों कैसे दिखाएंगे? वही बच्चों वाली ओ लेवल वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें आप डुअल चेंजेस नहीं दिखाते। तो डुअल चेंजेस दिखाने हैं यहाँ पे, तो डुअल चेंजेस दिखा देते हैं।
कोई बड़ी बात इसमें है नहीं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पार्ट डी की अगर हम बात करें तो इसने बोला हुआ है कि भाई असेस करो ये जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है यूएस में, ये डिमांड साइड चेंजेस की वजह से या सप्लाई साइड चेंजेस की वजह से। तो पहले तो तुम बताओ दोनों की वजह से। और डायग्राम बोला है तो डायग्राम के दो मार्क हैं। जब भी वो सवाल में डायग्राम मांगते हैं हमेशा याद रखना, एएस लेवल पे जब भी वो सवाल में डायग्राम मांगता है, वैसे तो नहीं मांगता, बहुत रेयर केस है जिधर वो डायग्राम मांगता है, हम खुद बनाते हैं, हर जगह हम खुद बनाते हैं। जब वो मांगता है और जब वो नहीं भी मांगता, फिर भी एटलीस्ट 2 मार्क क्रेडिट के होते हैं डायग्राम के, अगर आप उसको सही से अपने आंसर में यूज करते हो। अब यहाँ तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मांग रहा है, यहाँ तो ये मांग रहा है, बोले दे दे भाई डायग्राम, तो फिर तो 2 मार्क होंगे इसके, डायग्राम के 2 मार्क हैं। तो दोनों को साथ कैसे बनाओगे, मैं पहले साथ बना के दिखा देता हूँ, फिर मैं, अच्छा वैसे डायग्राम से आंसर स्टार्ट नहीं हो सकता कभी भी, आपको ये पता है, मैं बार बार बता चुका हूँ। तो लेबलिंग क्या करते हैं, एएस लेवल पे यहाँ पर लिखते हैं प्राइस लेवल, और यहाँ पर लिखते हैं रियल जीडीपी, ऐसा ही है, सही है। अच्छा, अब डिमांड साइड से भी हो रही है, सप्लाई साइड से भी हो रही है, मतलब एडी भी बढ़ रहा है और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम भी हो रही है, तो दोनों दिखाने हैं एक ही ग्राफ में। अच्छा, इससे भी प्राइस लेवल बढ़ता है, इससे भी प्राइस लेवल बढ़ता है, दोनों से ही बढ़ती है ना प्राइस लेवल, बिल्कुल सही है। देखो ये एक बहुत अच्छी बात जो है वो एक ने आइडेंटिफाई करी है, और मैं आपको वो डायग्राम में करके दिखाऊंगा, जरा देखना गौर से। एक मसला आएगा, वो मसला हम डिस्कस करेंगे अभी। तो ये बनाया एडी, ये बनाया एएस, तो सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम बना दिया, शॉर्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, ये आ गया मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ आपने लिख दिया प्राइस। हाँ बिल्कुल, जीडीपी बढ़ेगा भी और गिरेगा भी, मैंने आपको बताया था ना, कॉस्ट पुश हमेशा हार्मफुल होती है, डिमांड पुल डिपेंड करता है डिफ्लेशनरी गैप पे, तो ये वो वाली बात होगी अभी। तो एडी और बना दिया, पहले एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दो, तो पहला स्टेप मेरा होगा एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना ना, तो पहले एडी को बढ़ा देते हैं, ये देखो एडी को बढ़ा दिया, सही है, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दिया, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया तो मैं आ गया इधर, सही है, ऐसा ही है। अब क्या करो, हाथों हाथ शॉर्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई को कम कर दो, हाथों हाथ क्या करो, शॉर्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई को कम कर दो, तो शॉर्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई को कम कर देते हैं अलग कलर से, ये देखो मैंने एसआरएस को कम भी कर दिया। अच्छा, मैंने अज्यूम करा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इज द सेम, मैंने अज्यूम करा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इज सेम, मतलब जितने से एडी बढ़ रहा है उतने से ही एसआरएस गिर रहा है, और इसी वजह से मेरा रियल जीडीपी अगर आप देखो तो अपनी जगह पे ही है, इसी वजह से अगर आप देखो तो मेरा रियल जीडीपी अपनी जगह पे ही है, सही है। तो ये आपका आ गया E1, ठीक है। और ये आपने प्राइस बढ़ा के दिखा दी, मैं आपको समराइज भी करके दूंगा ये हुआ क्या है, और रियल जीडीपी अपनी जगह है। अब जरा सुनना गौर से, एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से प्राइस लेवल बढ़ता है और रियल जीडीपी भी बढ़ता है, अब डिपेंड करता है कितने से बढ़ता है, डिफ्लेशनरी गैप का, आपको पता है ये चीज, कितनी मुल्क में स्पेयर कैपेसिटी है। अच्छा, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई के गिरने से प्राइस लेवल बढ़ता है, पर आपको याद होगा जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है ना वो हमेशा हार्मफुल होती है, क्योंकि उससे रियल जीडीपी कम होता है, क्योंकि आप नोटिस करो जब ये एसआरएस पीछे जाएगा तो रियल जीडीपी कम होगा ना। देखो, एडी के बाहर जाने से रियल जीडीपी बढ़ेगा, एसआरएस के वापस अंदर आने से रियल जीडीपी कम होगा, ऐसा ही है। ठीक है, तो पहले ये गया स्टेप नंबर 1, और ये इधर गया स्टेप नंबर 2। तो आप मुझे एक चीज बताओ, एडी के बढ़ने से प्राइस बढ़ रही है, रियल जीडीपी भी बढ़ रहा है, एसआरएस के गिरने से प्राइस बढ़ रही है, रियल जीडीपी कम हो रहा है, सही है, रियल जीडीपी क्या हो रहा है, कम। अच्छा, रीजंस क्या थे, रीजंस मुझे केस में बताए हुए, तो केस से रीजंस आप इस्तेमाल कर लेना। एडी बढ़ने की वजह उसने क्या बताई थी, एक तो स्टिमुलस पैकेज था, एक तो स्टिमुलस पैकेज था, दूसरा रीजन था कंजम्पशन का बढ़ना, ये दो वजह थी। एसआरएस की गिरने की वजह क्या है, एक तो कॉस्ट ऑफ शिपिंग बढ़ रही थी, फिर दूसरा शॉर्टेज हो रही थी, तो बहुत सारे पॉइंट्स थे, सही है, बहुत सारे पॉइंट्स थे, सही है, क्लियर है। तो मैंने क्या करा, मैंने ओवरऑल एक साथ बना दिया कि एडी के बढ़ने से भी प्राइस बढ़ रही है, एसआरएस के गिरने से भी प्राइस बढ़ रही है, तो मुझे ये पता है प्राइस डेफिनेटली बढ़ रही है। तो मेरे डायग्राम में आप देखो प्राइस डेफिनेटली बढ़ रही है, ऐसा ही हो रहा है, आप डायग्राम में देखो प्राइस डेफिनेटली बढ़ रही है, प्राइस जो है वो डेफिनेटली जो है वो इंक्रीज हो रही है, सही है, प्राइस डेफिनेटली इंक्रीज हो रही है। बट अगर आप रियल जीडीपी देखो, एक केस में रियल जीडीपी बढ़ रहा है, एक केस में रियल जीडीपी गिर रहा है, तो रियल जीडीपी इज अनसर्टेन, रियल जीडीपी इज अनसर्टेन, मुझे नहीं पता कितना, और यही मेरी इवैल्यूएशन भी होगी आंसर की, यही मेरी आंसर की इवैल्यूएशन है कि भाई महंगाई डिमांड पुल से आ रही है,
या कॉस्ट पुश से आ रही है, मुझे नहीं पता। मैंने अज्यूम करा है कि जितने से एडी बढ़ रहा है उतने से एसआरएस गिर रहा है। मैंने अज्यूम करा है कि जितना कंट्रीब्यूट एग्रीगेट डिमांड प्राइस पे कर रहा है उतना ही कंट्रीब्यूट एग्रीगेट सप्लाई भी कर रहा है। पर केस में उसने मुझे ये कहीं भी नहीं बताया हुआ कि ज्यादा अफेक्ट किसका है। तो मैं अगर सवाल वापस पढ़ूं तो सवाल में इसने मुझे क्या बोला हुआ है, मुझे इवेल्युएट आंसर में यही करना है। मुझे इवेल्युएट आंसर में यही करना है। मुझे इवेल्युएट आंसर में ये करना है कि भाई क्या महंगाई डिमांड साइड से आई है कि सप्लाई साइड से आई है। बोलो, नहीं जवाब दे सकते। सिंपल आप बोल दो, कंक्लूड करो कि हम नहीं जवाब दे सकते बिकॉज हमें नहीं पता, देर इज इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन इन द डेटा कि किसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। नहीं, हमें ओवरऑल इफेक्ट दिखाना होता है साथ, हमें ओवरऑल इफेक्ट, एडी बढ़ा एसआरएस गिरा, ओवरऑल इफेक्ट। जहां पर नया इंटरसेक्शन आएगा ना, जहां पर नया एडी और नया एसआरएस जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट डायरेक्ट मार्क करना है। अगर आपको ये चीज रिवाइज करनी है ना तो काइंडली गूगल ड्राइव पे जाके, जहां पर आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की गई हैं, वहां पर आप जाके ना एक चीज कर लेना। डुअल केसेस की एक रिकॉर्डिंग है डिमांड एंड सप्लाई में, माइक्रो की रिकॉर्डिंग है पर उससे आपके कॉन्सेप्ट ही पक्के हो जाएंगे। डुअल केसेस की रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना जाके, ठीक है। एमसीक्यूज में ही बहुत काम आएगा आपको, ठीक है। डुअल केस है जिसमें डिमांड एंड सप्लाई साथ शिफ्ट होते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा तो एक रिवाइज लाजमी कर लेना। वैसे तो अभी क्लियर है, मुझे उसने बता दिया फिर भी। तो ये सवाल क्लियर है, कोई मसला? तो इवेल्युएटिव कमेंट यहाँ पे क्या होगा, हम नहीं बता सकते क्योंकि इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें नहीं पता मैग्नीट्यूड ऑफ एडी या एएस क्या है, हमें नहीं पता। तो हमने तो अपने हिसाब से भी कर लिया, पर हमें नहीं पता किसका ज्यादा जोर है और कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है प्राइस लेवल के इंक्रीज। तो कोई टेंशन इस सवाल में? मेरे हिसाब से तो आसान सवाल था ये। अगर एक बच्चा इसमें अलग भी बना देता ना ग्राफ, तो मेरे हिसाब से उसको मार्क्स मिल जाते हैं, मेरे हिसाब से उसको मार्क्स मिल जाते हैं। बिल्कुल, आप ये भी लिख सकते हो कि भाई डिमांड साइड भी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, डिपेंड करता है डिफ्लेशनरी गैप पे। बिल्कुल लिख सकते हो भाई, बिल्कुल लिख सकते हो। डिफ्लेशनरी गैप भी बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अगर ई हम देखें, पॉइंट ई, असेस द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऊपर केस में बताया हुआ था भाई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ अ राइजिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर अ कंट्री सच एज द यूएस। असेस करना है, इसमें भी इवेल्युएट करना पड़ेगा ना, इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो ई देख लें, मेरे हिसाब से तो आसान सवाल है ये। वापस चला सवाल एक बार पढ़ लेना, एक बार सवाल वापस पढ़ लेना जरा। Assess the possible consequences of a rising rate of inflation for a country such as the US. High rate of inflation, rising rate of inflation के consequences that are positive and negative, और फिर evaluate करो आंसर। एडवांटेज डिसएडवांटेज, बिल्कुल। तो ये अफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेज का सवाल नहीं है, ये कॉन्सिक्वेंसेज का सवाल है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो राइजिंग इन्फ्लेशन के फायदे तो नहीं पता होते बच्चों को, ये मैं आपको बता रहा हूँ, नुकसान सब बता देंगे। चलो पहले नेगेटिव्स की बात करते हैं। राइजिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन के नेगेटिव पॉइंट क्या है, मुझे बताओ जरा। राइजिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन का नुकसान क्या है? पहला नुकसान जो सब यहाँ पर मुझे बोलेंगे वो क्या होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिसिट। क्यों? क्योंकि जब एक मुल्क में महंगाई आती है, जब एक मुल्क में प्राइस लेवल बढ़ता है, जब एक मुल्क में इन्फ्लेशन आता है, तो एक्सपोर्ट की प्राइस आपकी बढ़ जाती है क्योंकि बाहर वाले आपको एज अ एक्सपेंसिव कंट्री देखते हैं। आपको बाहर वाली कंट्री सस्ती लगती है क्योंकि आपके अपने मुल्क जब महंगा हो जाता है तो आपको इम्पोर्ट सस्ता लगता है। तो इसकी वजह से एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ जाती है, इम्पोर्ट की प्राइस जो है वो कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स आपके कम हो जाते हैं, इम्पोर्ट्स आपके बढ़ जाते हैं। तो दिस कैन लीड टू बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिसिट, एक्सपोर्ट अनकम्पेटिटिव हो जाता है। तो इसको पूरा आप समझा दोगे। एक और नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर आपका ये हो सकता है कि शू लेदर कॉस्ट, बिल्कुल सस्ता ऑप्शन ढूंढने के चक्कर में जो आप खुआर होते हो महंगाई के टाइम पे, वो शू लेदर कॉस्ट होता है आपका। सही है, क्लियर है। उसके अलावा यहाँ पर आप क्या कह सकते हो भाई, मेन्यू कॉस्ट। आपकी मेन्यू कॉस्ट, बार बार प्राइजेस चेंज करना, रीप्रिंट करना मेन्यूज, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। इन्वेस्टमेंट पे अफेक्ट आता है क्योंकि प्लानिंग डिफिकल्टीज होती है, बिल्कुल आप अनसर्टेनिटी होती है, बिल्कुल अनसर्टेनिटी होती है, पता नहीं होता क्या हो रहा है। राइजिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होती है, ना डोमेस्टिक आता है ना फॉरेन आता है, कहते हैं पता नहीं है भाई इस मुल्क में क्या हो रहा है। एक ये भी मसला है। सही है। और क्या कह सकते हैं भाई, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वाले पॉइंट। अच्छा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वाले पॉइंट में तीन चीजें आती हैं अगर आपको याद हो।
क्या क्या आता है? सबसे पहले यहाँ पर आता है लेंडर एंड बोरोवर वाला मसला। लेंडर नुकसान में होता है, बोरोवर फायदे में होता है। उसके अलावा यहाँ पर क्या कह सकते हो, फिक्स्ड इनकम अर्नर्स वाले, जैसे फॉर एग्जांपल जो पेंशन अर्नर्स होते हैं, उनकी रियल इनकम क्या होती है, उनकी रियल परचेजिंग पावर क्या होती है, कम हो जाती है, बेसिक नेसेसिटीज अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये नुकसान है, ये भी नुकसान है। सही है। तो वही बात है, इंटरनल एक्सटर्नल जितने भी नेगेटिव इफेक्ट्स, डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, बिल्कुल करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है महंगाई की वजह से, क्योंकि एक्सपोर्ट कम होते हैं तो करेंसी की डिमांड कम होती है, इंपोर्ट ज्यादा होते हैं तो करेंसी की सप्लाई ज्यादा होती है, तो डिमांड कम सप्लाई ज्यादा, करेंसी की वैल्यू कम, ये भी एक अफेक्ट है, नेगेटिव अफेक्ट है। सही है, तो काफी अफेक्ट्स होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, पॉजिटिव्स क्या है? पहला पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव यहाँ पर क्या है? बिल्कुल, बोरोवर्स को फायदा होता है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, बोरोवर्स को फायदा होता है भाई। रियल टर्म्स में कम पैसा लौटाना होता है, रियल टर्म्स में कम पैसा लौटाना होता है, क्योंकि जो आप पैसा लौटाते हो उस पैसों की रियल वैल्यू कम होती है, तो बोरोवर्स को फायदा होता है। सही है, बोरोवर्स को क्या होता है, फायदा होता है। फर्म्स के प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल अगर महंगाई एडी के बढ़ने की वजह से आई है तो इससे कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ती है, इससे कंट्री में डिमांड फॉर लेबर बढ़ता है, पॉसिबल चांसेस है कि भाई कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो कम हो जाए, पॉसिबल चांसेस है कंट्री में रियल जीडीपी बढ़ जाए, पॉसिबल चांसेस है कंट्री में ग्रोथ आ जाए। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और बिल्कुल एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है भाई, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा पॉइंट है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। गाड़ी तुम्हारे पास है, कराची में तो, पाकिस्तान में तो बहुत कॉमन है ये, गाड़ियां महंगी हो जाती हैं, घर महंगे हो जाते हैं, तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। अच्छा, अब फायदा है या नुकसान है, किस पे डिपेंड करता है? जरा इवैल्यूएशन बहुत आसान है इस सवाल की, है मेरे हिसाब से। किस पे डिपेंड करता है, इवैल्यूएशन क्या होगी जरा बताओ। उसके अलावा जरा बताओ, एक्सटेंट किस हद तक? सोच के बताओ जरा। बिल्कुल, पहला पॉइंट क्या है भाई, इन्फ्लेशन है कौन सी, अगर राइजिंग भी है तो एंटिसिपेटेड है या अनएंटिसिपेटेड है, बिल्कुल अच्छा पॉइंट है ये। एंटिसिपेटेड वर्सेस अनएंटिसिपेटेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अगर एंटिसिपेटेड है, अगर प्रिडिक्टेड है तो फिर क्या मसला है, प्रिडिक्टेड है तो कोई टेंशन ही नहीं है, पर अगर अनएंटिसिपेटेड है, प्रिडिक्टेड नहीं है, तो फिर मसला है, क्या प्लान नहीं कर पाओगे अहेड। सही है। और भाई क्या पता कॉस्ट ज्यादा से बढ़ जाए, कॉस्ट जल्दी बढ़ जाए, तो फिर तो फर्म्स के प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे ना, फिर तो फर्म्स के प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छा पॉइंट है ये। भाई फर्म्स के प्रॉफिट जब तक नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल कॉस्ट देखनी पड़ेगी ना, अगर कॉस्ट ज्यादा से बढ़ गई फिर तो प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे। सही है। और प्राइसिंग इन्फ्लेशन तो कह दिया ना उसने। और बिल्कुल, एक्सपोर्ट की प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू जरूरी है कम होगा। इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स, अगर इन इलास्टिक होगा तो फिर तो फायदा है ना, एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ेगी, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, तो डिसएडवांटेज ऑटोमेटिकली एडवांटेज में कवर हो जाएगा, डिसएडवांटेज ऑटोमेटिकली। बिल्कुल, अदर कंट्रीज के मुकाबले में क्या है, अगर अदर कंट्रीज में हमसे भी ज्यादा इन्फ्लेशन है तो फिर क्या फर्क पड़ता है, अगर दूसरी कंट्रीज में हमसे भी ज्यादा इन्फ्लेशन है तो फिर क्या फर्क पड़ता है, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, सवाल ये नहीं पूछा कि इंटरनल ज्यादा हार्मफुल है या एक्सटर्नल ज्यादा हार्मफुल है, पूछा ये है कि राइजिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन के पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज ज्यादा होंगे या नेगेटिव ज्यादा होंगे, कंक्लूड करो इसको, अब मैं एवेल्युएट कर रहा हूँ। तो आप बोलो कि भाई एंटिसिपेटेड अनएंटिसिपेटेड वाला पॉइंट, अगर कॉस्ट ज्यादा बढ़ गई फिर प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट पे ये डिपेंड करता है कि हमारी बीओटी डेफिसिट होगा नहीं होगा, अदर कंट्रीज की इन्फ्लेशन हमसे ज्यादा हुई तो फिर हमें कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो लोग हमसे फिर भी खरीदेंगे, हमारा बीओटी डेफिसिट नहीं होगा, तो इन दी एंड आप बोलो इन चीजों पर डिपेंड करता है। और ये आपका सिनेरियो है। ठीक है।
बिल्कुल, तो 2:2 की एमएस है, 2:2:2। सही है। मैंने वही बोला ना, नॉर्मली जो 6 मार्क के सवाल होते हैं, अब जैसे 6 मार्क के हैं, नॉर्मली 6 मार्क के जो सवाल होते हैं यही एमएस होती है, 2:2:2। सही है, कोई मसला? तो काइंडली इसको कंस्ट्रक्ट कर लेना आंसर्स को, तो बेहतर है, प्रैक्टिस हो जाएगी।